हाय तोशी, तोशी सिंह आपका नाम है एंड आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं बेसिकली दिल्ली में और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन एंड व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। बेसिकली मैं एस्थेटिशियन हूँ। आई एम तोशी सिंह, एस्थेटिशियन एंड इंटरनेशनल ट्रेनर इन एस्थेटिक्स। सो बेसिकली जो एस्थेटिक्स है या एस्थेटिशियन जो वर्ड निकला है वो अभी आजकल कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है इन ब्यूटी इंडस्ट्री। बेसिकली पहले एक सैलून लाइन था और एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट लाइन जिसमें आपके जितने भी डर्मेट आते हैं वो था, लेकिन एक बीच का लाइन है जिसे आप कहते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर आप एस्थेटिशियन या एस्थेटिक्स कहते हैं। सो एस्थेटिक्स बेसिकली स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में, जैसे कि टॉपिकली ट्रीटमेंट होता है जिसमें लेज़र आता है एंड जिसमें आपके स्किन के जितने भी मैनुअल मशीन्स आती हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल हुआ या फिर ऑक्सीजनो फेशियल हुआ, तो इस तरीके की मशीन्स का यूज़ करके स्किन पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है विच इज़ कॉल्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर आप एस्थेटिशियन बोल सकते हैं। तो ये एक नया जो कॉन्सेप्ट है जो आया है हमारे। अच्छा तोशी, आई वुड लाइक टू नो अबाउट बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स। आजकल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कई लोग कॉस्मो में काम कर रहे हैं, कई लोग डर्मा में काम कर रहे हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल टुगेदर, बिकॉज दे आर थ्री वर्ड्स। तो कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल what is I mean derma, what is cosmo, what is a makeup artist? सही से ऐसा समझ सकते हैं कि एक ही मतलब ट्री के इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे रूट्स हैं। मतलब कि अगर जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो वो टॉपिकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से मेकअप करते हैं, ठीक है, वो मेकअप आर्टिस्ट होता है जिसमें ब्रश और मेकअप के बहुत सारे फाउंडेशन, आईलाइनर, काजल और बहुत सारे ऐसे कलर्स यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड कॉस्मेटिक्स कलर्स यूज़ किया जाता है उसमें, उसे हम मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं। बेसिकली वो आपके ब्यूटी को इंस्टेंटली इन्हेंस करते हैं। लेकिन अगर आप डर्मेट की बात करें, डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करें, तो डर्मेट एक प्रोफेशन होता है। एमबीबीएस के बाद आप एमडी करते हो एक स्पेशलाइजेशन में, जिसमें आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स करते हैं। जैसे बॉडी जो स्किन पे काम करने वाले डॉक्टर को ही डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो वो इंजेक्टेबल जैसे आजकल बोटॉक्स है, फिलर्स हैं आपके, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है स्किन को टाइट करने के लिए, जो आपके जो थ्रेड लिफ्टिंग है, तो ये सारे डर्मेट्स करते हैं। मतलब इंजेक्टेबल जितने भी रहते हैं वो ज़्यादातर डर्मेट्स ही करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि एक नया कॉन्सेप्ट है कि टॉपिकली ट्रीटमेंट की, बहुत सारे लोग जो है एक अपने ब्यूटी को मैनेज करने के लिए या अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है स्किन पे उसको मैनेज करने के लिए वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं और किसी सैलून में भी नहीं जाना चाहते हैं। वो एक ऐसे स्पेशलाइजेशन को चाहते हैं कि भाई अब मुझे एक रूटीन में एक ब्यूटी इन्हेंसमेंट मिल सके। तो ये एक नया पार्ट है जिसे हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर सौंदर्यता विशेषज्ञ कहते हैं हम हिंदी में। तो ये क्या करते हैं कि टॉपिकली आप पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, जैसे आपका हाई फ्रिक्वेंसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, या फिर आपके अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ होते हैं, माइक्रो निडलिंग होती है, परमानेंट मेकअप होता है, निडल्स आपके यूज़ होते हैं जैसे 36 निडल्स, इस तरीके के ब्यूटी जो इक्विपमेंट्स हैं यूज़ करके आप ट्रीटमेंट करते हो, जिसे आप मैनेजमेंट ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। तो दिस इज डिफरेंट ऑफ। ओके ग्रेट। तोशी, एक बात मैं और पूछूंगा आपसे, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स। आजकल लोग स्किन को लेके बड़े मतलब कॉन्शियस है। दे सी द एड इन टीवी एंड दे फाइनलाइज दैट प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल फॉर देम, बट दे डोंट नो अबाउट दैम। सो बेसिकली दे ऐड देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं। आई नो वेरी वेल दैट दे आर नॉट यूजिंग दोज प्रोडक्ट, दे आर जस्ट एडिंग एड सारी दोज चीज़ें प्रोडक्ट फॉर मनी। सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट कि व्हाट आर द कॉजेज एंड बिहाइंड? जितने भी सेलिब्रिटी ऐड कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू मतलब वो डेफिनेटली प्रमोशन है। बट आपकी जो स्किन है, आप डेफिनेटली अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। अगर ऑयली स्किन वाले ने अगर ड्राई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, ड्राई स्किन वाले ने ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया, तो ये ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए तो उनके स्किन पे मतलब डिफरेंट। अगर ऑयली स्किन वालों ने हम और ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया तो उनको एक्ने निकलने के चांसेस है। ड्राई स्किन वालों ने ड्राई प्रोडक्ट्स और ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया तो उनको स्किन और ड्राई करेगा, और ज़्यादा उनको ड्राइनेस की वजह से एलर्जी क्रिएट हो सकती है, रेडनेस आ सकती है या इचिंग क्रिएट हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन कि किस तरीके की स्किन है, किस टाइप की स्किन है, उस तरीके से ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। और प्रॉपर एक नॉलेजेबल पर्सन से रिकमेंड करने के बाद या कंसल्टेंसी करने के बाद ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। ओके, अभी आपने एक वर्ड बोला एक्ने। एक्चुअली यू नो वेरी वेल दैट इन द एज ऑफ 16 और 14 बेसिकली ये प्रॉब्लम एक मेल को भी फेस करनी होती है, एक फीमेल को भी फेस करनी होती है। बट आई नो वेरी वेल दैट कि उस टाइम पे हार्मोन्स हमारे पीक पे होते हैं
मेल हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन है बेसिकली बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बॉडी में काफ़ी चीज चेंजेस आते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ एक्ने दिखाई देता है। फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट कि एक्ने क्यों हो रहे हैं, मतलब आई मीन व्हाट शुड वी डू इन एक्ने दैट? का सबसे मेन कॉजेज होता है हार्मोनल चेंजेस। अगर आप ईयरली एज की बात करें, आफ्टर 14 या 15 की बात करें, तो वुमेन और मैन मतलब जो बॉय और गर्ल है दोनों की बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये जो एक्ने प्रोडक्शन होती है वो हार्मोन चेंजेस की वजह से होती है। वो मैन की बात करें तो उनमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, वुमेन की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चेंज होता है, क्योंकि उन्हें आफ्टर 13 और 14 एज के बाद पीरियड्स आने लगते हैं, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी में भी काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में बहुत एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऑयल प्रोडक्शन कहते हैं। तो ओवर सीबम प्रोडक्शन की वजह से या हीटनेस की वजह से ही आपकी बॉडी में एक्ने प्रोडक्शन होती है। तो वो एक्ने इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एक जो टीनेजर्स या फिर आप जो यंग बॉय एंड गर्ल है, जो भी हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक्ने। ओके, एंड या काफ़ी अच्छा बताया आपने तोशी। एंड एक बात और भी है तोशी, इसमें मैंने वो चीज़ देखी है, थोड़ा मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि कहते हैं कि आपको जो एक्ने की प्रॉब्लम है या जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। जो आप खाते हैं, जैसे आपने ऑयली खाया तो बेसिकली वो इन फॉर्म ऑफ आई मीन ऑयल प्रोडक्शन की वैसी भी चीज़ें होती हैं। तो डू यू बिलीव इन दिस और इज एनी डेफिनेटली सर, जो डाइट है वो आपके नॉट ओनली द गट हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म ही आपके डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप कंट्रोल डाइट लेते हैं, अगर आप जंक फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स या स्किन पे प्रॉब्लम कम होंगे। अगर आप बहुत जंक फूडी ह्यूमन है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो या बहुत ज़्यादा मतलब मैदा लेते हो अपने उसमें ऑयल प्रोडक्ट, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपको स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़ होने हैं, क्योंकि आपके गट हेल्थ से ही आपकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर आपका बॉडी में सीबम प्रोडक्शन, आप अभी अगर किसी भी डॉक्टर से आपके से पूछे तो वो ऑयल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स है वो कम खाने के लिए बोलता है, या जंक फूड कम खाने, क्योंकि वो तले भुने होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप, अगर हम स्पेशली एक्ने के लिए बात करें, तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते तो डेफिनेटली आपको एक्ने निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा डाइट पे ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी जो है फूड नहीं खाना है। तो हेल्दी अगर फूड खाते हो तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ सही रहेगा। गट हेल्थ सही रहेगा तो स्किन, बॉडी, हेयर, नेल सब सही रहता है। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। ओके ओके। एंड नाउ आई हैव सीन लाइक जितने भी, जैसे आप भी ऑलरेडी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हो और जैसे मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो बेसिकली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज एंड जब हम देखते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी सी एजिंग स्किन होने लगते हो, एजिंग स्किन हो जाती है, या वो ब्राइटनेस नहीं रहती जो इन दी एज ऑफ 20 है या 30 है आपका। तो बेसिकली क्या टिप्स देना चाहेंगे आप एक 40 प्लस मेल और फीमेल को कि भाई दे कैन यूज? सर आजकल आप नोटिस कर रहे हो कि आजकल कोरियन जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है कि कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, कोरियन नाइट केयर यूज करना है, कोरियन डे केयर करना है। आजकल काफ़ी ज़्यादा एजिंग को लेके काफ़ी बात हो रही है। तो डेफिनेटली आफ्टर 30 के बाद जो एक एजिंग इफेक्ट आपके स्किन पे या बॉडी पे दिखने लगता है, कुछ ना कुछ आपको इश्यूज होने लगते हैं। तो वो जो एजिंग इफेक्ट है वो 30 के बाद आपके बॉडी, आपकी स्किन, आपके हेयर दिखाने लगता है। ठीक है, तो एजिंग इफेक्ट तो वो नेचुरल है कि एज बढ़ेगा तो आएगा ही। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। लेकिन सर एक बेसिक केयर बहुत ज़रूरी है स्किन का। अगर आप वो बेसिक केयर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि स्किन में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएंगी। अब एजिंग की ही बात कर लें कि एक डे केयर और एक नाइट केयर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जिसमें कि आपकी डबल क्लिनजिंग आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सीरम है। सीरम आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपके स्किन की कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके जो स्किन में जो आपके रेजुनेशन है उसको क्रिएट करता है, आपके स्किन में जो बैरियर्स होते हैं उसको डिसमिस करता है, और आपके स्किन को और ज़्यादा स्मूथ बनाता है और स्किन को टाइट रखने का काम करता है। तो सीरम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड रेटिनॉयल बेस्ड क्रीम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजिंग। अगर आप स्पेशली एजिंग के लिए बात करें तो विटामिन ए
से ही रेटिनॉल क्रीम बनता है। विटामिन ई इज़ वन ऑफ द सुपर मतलब इम्पॉर्टेंट या फिर आप कहें सुपर इफेक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर एजिंग। तो एवरी डे नाइट केयर और डे केयर आपको कुछ ना कुछ आपको 4 स्टेप या 5 स्टेप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं क्लिनजिंग करें, फिर उसके बाद आप स्किन एक्सफोलिएशन करें, फिर सीरम लगाएं और एक क्रीम और सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में आप सनस्क्रीन लगाएं, रात में नाइट क्रीम लगाएं। तो दिस इज़ द बेसिक बेसिक थिंग्स विच इज़ करना चाहिए एजिंग के लिए। यस, आफ्टर 30 करना चाहिए, नॉट 40 का वेट करते करते और ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन पे हो जाता है। तो अगर आप 30 हो चुके हो, अगर आपको स्किन में दिख रहा है कि आपकी झुर्रियाँ आ रही हैं या सैगिनेस आ रही है या फिर रिंकल आ रहे हैं आइज़ के पार या आई डार्क हो रही है, कोलेजन खत्म हो रहा है, डेड हो रही है स्किन, तो डेफिनेटली आपको स्किन केयर स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट इसलिए आया इसमें कि अब मैं अपनी स्किन और बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर हूँ या मुझे बहुत अच्छा लगता था स्किन केयर करना। तो मैं हमेशा एडवांस चीज़ों के बारे में सर्च करती रहती थी कि मैंने कहा फेशियल से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। जैसे लोग सैलून में जाते थे तो वो फेशियल्स रिकमेंड करते थे कि आप इसके लिए फेशियल्स करा लें। लेकिन फेशियल से मैंने देखा था उनकी जो एक्ने प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, मेलास्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन स्किन प्रॉब्लम है या फिर स्कारिंग प्रॉब्लम है, तो जितने भी टॉपिकली प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। और अगर कोई डॉक्टर्स के पास जाते थे तो काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते थे। तो उन्हें एक बीच का सोल्यूशन चाहिए था कि ट्रीटमेंट्स भी लिया जाए और बहुत रीजनेबल भी हो। तो एस्थेटिक एक ब्रांच ऐसा है जहाँ पे आप प्रॉपर टॉपिकली ट्रीटमेंट लेके आप अपनी स्किन को मैनेज भी कर सकते हो और स्किन प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हो। ओके, एंड तुलसी, आई वांट टू नो अबाउट यू कि जैसे आपने इतना बड़ा ब्रांड अपना खड़ा किया है मार्केट में, काफी लोग आपके साथ जुड़ते भी हैं और साथ में काम भी करते हैं। तो बेसिकली as a career, I mean, how much you are inspired by this? And तो बताइए थोड़ा जर्नी के बारे में, बिकॉज आपकी 5-6 ब्रांचेस भी हैं दिल्ली में। आई हैव सीन सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट यू, जैसे मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो थोड़ा बताइए मुझे इन डिटेल। बेसिकली जो ये ब्रांच है एस्थेटिक्स ब्रांच है आपने, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इंडिया में मतलब बाहर अगर अमेरिका आप बात करें, यूरोप में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, या इन जगहों पे इन चीज़ों का डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था स्किन पे। बट इंडिया में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी आज से 3 साल 4 साल पहले, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इसमें कि मुझे एज अ एस्थेटिशियन सबसे पहले अपने आप को प्रमोट करना है, मुझे बताना है कि इंडिया में जो टॉपिकली तरीके से मशीन ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्किन को मैनेज करने के लिए। क्योंकि अभी तक लोगों के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, स्किन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, हेयर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं करना चाह रहे थे। उनको एक ऐसा रास्ता चाहिए था कि जिससे वो मेंटेनेंस भी कर पाए और स्किन प्रॉब्लम जो डिजीज है उनकी वो भी सॉल्व हो पाए और मेंटेनेंस की। तो आप भी, मैंने 4 साल की जो मेरी जर्नी रही है इसमें एज अ ट्रेनर, एज अ एजुकेटर, मैंने देखा कि काफी चेंजेस आए हैं ऑल ओवर इंडिया। मैंने ऑल ओवर इंडिया क्लासेस ली हैं और अभी भी देने जाती हूँ, तो काफी अवेयरनेस आया है। सैलून पर्सन जो है वो काफी ज्यादा सीखा उन्होंने कि एस्थेटिक्स में काम कैसे करना है, वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे। तो ये जो नया ब्रांच है जिसको लेके एक है कि रिजल्ट दे स्किन पे और आपकी बॉडी जो है मेंटेनेंस रहे, स्किन मेंटेन रहे, तो उसके लिए ये ब्रांच सबसे अच्छा था। और काफी बूमिंग ब्रांड वो है सेक्टर है अभी इंडिया में काफी ज्यादा। लाइक अभी 5 से 10 साल तक तो ये बूमिंग स्टेज पे ही रहेगा क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि मुझे अपनी स्किन को मेंटेन रखना है, स्किन को अच्छा करना है, हेयर अच्छा रहना चाहिए, तो अवेयरनेस आ रही है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। एंड मैंने एक चीज और नोटिस करी आपके प्रोफेशन में, बिकॉज आजकल डर्मा का इतना क्रेज नहीं है जितना क्रेज है कॉस्मेटोलॉजिस्ट का है, बिकॉज काफी लोग चाहते हैं कि वो इस प्रोफेशन को सीखें और करें। तो एक कंसेप्शन ये भी है कि उनका जो बिजनेस है डर्मा वालों का थोड़ा कम हुआ है जब से आप लोग इंडस्ट्री में। क्या ये सच है या एक मिथ है? बेसिकली हमने जब से टॉपिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली सी बात है कि डर्मेट जो कंपनीज या डर्मेट जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उनके वर्क में वो तो आया है, कमी तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो बहुत सारे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स करते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिकल ट्रीटमेंट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते। टॉपिकल में जितने भी मशीन्स यूज होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बोटॉक्स फिलर्स की बात की जाए, अगर आप डीपर आपका थ्रेड लिफ्टिंग की बात की जाए, आपका वेट से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं उनकी बात की जाए,
स्किन प्लास्टिक सर्जरी बात की जाए, तो ये सारी चीजें मॉडिफिकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, तो उनका अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कम नहीं है, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन यस हाँ, टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो एस्थेटिशियन है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, सैलून एस्थेटिशियन है, उनका दबदबा तो बढ़ा है डेफिनेटली, उन्होंने काफी बूम किया है। ओके, तो तुलसी जी, जैसे आपका प्रोफेशन है, काफी ब्रांचेस भी आपकी है, हम्म। तो क्या आपके माइंड में अभी आया कि इसको और स्केल किया जाए और ब्रांचेस आपकी दिल्ली के बाहर भी हो? लाइक मुंबई काफी अच्छी बड़ी सिटी हाँ, है एंड डिमांडिंग भी है एक्चुअली, मुंबई में काफी एस्थेटिक्स का डिमांड है और दे ऑलरेडी अवेयर, वो काफी अवेयर है इस चीज को लेकर। और सबसे अच्छी बात है कि उनकी पेइंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है। ओके, हाँ, वहाँ के लोग को अगर आप रिजल्ट अच्छे देते हो स्किन ट्रीटमेंट लेना, तो वो पे करते हैं, बहुत अच्छी पेइंग कैपेबिलिटी। तो अगर हमारी ऑडियंस आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे एंड इफ दे वांट टू टाई अप विद यू, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड फॉर गिविंग योर फ्रेंचाइज टू देम? डेफिनेटली मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज है, उन सब में एस्थेटिक्स ब्रांच ओपन हो और सारे लोग एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करें, बिकॉज हर टाइप मतलब हर लोगों को स्किन अच्छा रखने की मतलब वो है, क्रेज है। तो मुझसे बहुत छोटे शहर से भी लोगों को कॉल आता है कि हम यहाँ पे चीजें अवेलेबल कैसे हो सकते हैं, तो कई जगह हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देती हूँ कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी करने के बाद उनको हम होम किट देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, लोगों को एज अ मतलब प्लेस पे आके ही उनको एस्थेटिक्स क्लिनिक पे आके ही ट्रीटमेंट करानी होती है, खुद से वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि इस चीज को स्पेंड हो। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ टायर 1 सिटीज में भी इसका क्रेज बढ़ रहा है इंडिया में। अभी टायर 2, टायर 3 पूरा फ्री है, डेफिनेटली आपको टायर 2, टायर 3 में इस चीज का डिमांड क्रिएट करना ही चाहिए। लेकिन तोशी मैम, आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं बेसिकली, आई थॉट एंड आई लिसन फ्रॉम समवन एल्स कि काफी कॉस्टली होते हैं, तो क्या इज इट रियल? ये टोटली मिथ है, ये इतने कॉस्टली नहीं होते जितना लोग अभी चार्ज कर रहे हैं। तो पीपल चार्जिंग 35,000, 50,000, 12 लाख, 2 लाख, मतलब इतना ज्यादा ये हाई चार्जेस। अगर कोई 10 to 15,000 चार्ज कर रहा है, वो रीजनेबल चार्जेस होते हैं ट्रीटमेंट के, क्योंकि एस्थेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज जो आप देते हो, टाइम देते हो, ट्राई करते हो, आप अपने वर्क करते हो उस पे क्लाइंट पे या पैसों पे, तो डेफिनेटली चार्जेस, बट 10 to 15 या मैक्सिमम 20 अगर आप काम कर रहे हो तो ये एक रीजनेबल चार्ज होता है। अगर मोर देन 20 या 25 से आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो ये थोड़ा सा हाइट है कि हाँ ये मतलब ये तरीके से सही मुझे नहीं लगता है। मतलब मेरे जो चार्जेस है वो 10 to 15 या 20,000 के भी बीच में रहता है। तो एस्थेटिक में बहुत बड़ा वो नहीं है। लोग अभी तो फेशियल्स आप बिलीव नहीं करोगे 5-5, 7-7 हजार के तो कॉमन फेशियल्स होते हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ कर रहे हो, अगर 5,000 और 10,000 आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है तो फेशियल से बेहतर है। तो तोशी मैम, आपका जो सेगमेंटेड मार्केट है बेसिकली, तो बेसिकली हाउ डू यू टारगेट योर सेगमेंटेड मार्केट? लाइक इफ आई टॉक अबाउट अपर मिडिल क्लास पीपल, I mean they can come to you directly, but if I talk about I mean normal person, इसलिए अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो दे कैन आल्सो कम एंड दे कैन टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम यू ऑन लोवेस्ट प्राइस? इज इट पॉसिबल? बहुत सारे लोग आते हैं ओके, अकॉर्डिंग टू पैकेजेस, अगर उनको जैसा भी पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल रहता है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी अपर मिडिल क्लास या आप बहुत रिच लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल हो, अगर आप मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल हो, तो भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स है which is given। बस एक्चुअली इसमें डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग बेयर करती है। ओके, अगर वो रीजनेबल प्रोडक्ट्स में करना चाहते हैं तो हम उनको रीजनेबल ही सजेस्ट करते हैं। अगर वो अफोर्ड कर पाते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स तो हम लग्जरी पे सजेस्ट करते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है कि जब वो अफोर्डेबल होता है तो रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर लग्जरी प्रोडक्ट होता है जिसमें इंग्रेडिएंट्स रियली आपके अवेलेबल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं इंग्रेडिएंट, उनके रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो ये चीजों का डिफरेंस होता है सर, बाकी और किसी भी चीजों का डिफरेंस नहीं होता। ट्रीटमेंट के प्राइस हमारे सेम ही होते हैं, चाहे आप कोई भी लेवल के हो, चाहे आप बहुत रिच हो, आप नॉर्मल हो या लोअर मिडिल है, सबके लिए। बट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस का वेरिएशन होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स सामने से कॉस्टली आते हैं, तो हमें भी थोड़ा कॉस्टिंग करना है। एक मैम, जैसे मैंने आपके बारे में स्टडी किया था एंड आई केम टू नो दैट आपके 2 ब्रांड्स भी हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं आपके, बड़े फेमस ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। तो बेसिकली कैसे आपके दिमाग में आइडिया है कि आप खुद के ब्रांड बनाओ? बिकॉज ये चीज़ आप संभालते कैसे हो? बिकॉज एज अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी आपको वो भी देखना है, साथ में 2 ब्रांड भी रन कर रहे हैं, तो व्हाट आर द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट? बिकॉज आपको फैमिली को देखना है, आपको अपनी चीजें मैनेज करनी है, साथ में इनका ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है,
लॉट्स ऑफ वर्क इज देयर एंड आपको ऑपरेशंस भी देखने हैं. Basically, what are your strategy and what is your plan to manage it? सर एक सिस्टम जनरेट करना बहुत ज़्यादा टफ काम होता है, लेकिन अगर आप एक बार सिस्टम जनरेट कर लेते हैं तो आपका वो काम बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है. तो डेफिनेटली स्टार्टिंग और अभी भी मुझे डिफिकल्ट तो लगता ही है, क्योंकि आई एम नॉट सो मच कि मतलब एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वी डू इट, हम बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए, तो क्यों नहीं करें. मेरा ये मानना रहता है कि डेफिनेटली दे डिजर्व बेटर. अगर नॉलेज पे अगर मार्केट में कोई मिसकॉन्सेप्ट है या लगता है कि ये चीजें इतनी कॉस्टली हो सकती है, तो वी जस्ट ट्राई कि हम रीजनेबल काम करते हैं. और यस डेफिनेटली डिफिकल्टी तो है, लेकिन एक सिस्टम जनरेट करने के बाद वो चीजें आप बहुत इजीली मैं मैनेज कर लेती हूँ. कभी कभार हाइपोजेट हो जाती हूँ कि ट्रीटमेंट भी करना है, ट्रेनिंग भी लेनी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी करनी है. हाँ, लेकिन हाँ मैनेज हो जाता है बिकॉज ऑफ माई टीम इज रियली गुड. तो अभी फिलहाल तो अच्छे से मैनेज होता है. And Toshima, actually, मैं एक बात और बोलूँगा आपको, if not mind, because you look very pretty. थैंक यू सो मच. तो जो ये ट्रीटमेंट है आपकी, क्या आपने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हो आप कभी? I mean, what is your skin care routine? किसी के साथ स्किन एक ऐसी चीज है कि चाहे आप हो या मैं हो, स्किन प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है. ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारी बॉडी ओल्ड हो रही है और हमारे में भी हार्मोन चेंजेस आते रहते हैं. लेकिन सर डेली केयर रूटीन, अगर आप केयर रूटीन अच्छे से कर रहे हैं, मॉर्निंग केयर, इवनिंग केयर, तो आप डेफिनेटली आप अपने स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आपकी एज कोई भी हो. ठीक है, तो वो स्किन उस एज के हिसाब से मेंटेन रहती है. लेकिन केयर रूटीन जरूर फॉलो करता है, तो मैं सर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. डेली बेसिस पे सीरम लगाना, डेली बेसिस पे क्लींजिंग अच्छे से करना है, सनस्क्रीन लगाना. अभी मैं आपके आई हूँ तो सनस्क्रीन लगा के आई हूँ. और अगर आप मेकअप भी कर रहे हो तो उसके पीछे एक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का लेयर जरूर देना कि हाइड्रेशन भी मिले और आपका प्रोटेक्शन भी हो. तो ये एक बेसिक केयर तो डेफिनेटली फॉलो करनी है. मैं सप्लीमेंट्स भी खाती हूँ, जैसे ओमेगा 3, ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डेवलप करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन कम करता है. तो ये सारे रूटीन में मैं डेली रखती हूँ. ये काफी नया वर्ड सुना मैंने आपकी मुंह से अभी. ग्लूटाथियोन. हाँ, ये क्या होता है, तो बताइए इसके बारे में. ग्लूटाथियोन इज रियली इफेक्टिव और मतलब सुपर एंटीऑक्सीडेंट. ओके. एंटीऑक्सीडेंट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर्स, नॉट ओनली फॉर स्किन, पूरी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है. आपको यंग रखने के लिए ग्लूटाथियोन एक मेजर रोल प्ले करता है. ओके. सो ग्लूटाथियोन एक टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में भी आता है, जो आपके मेलानिन जो स्किन कलर को बनाता है या पिगमेंट क्रिएट करता है, उसको खत्म या कम करने का काम करता है. तो आजकल ग्लूटाथियोन टैबलेट, ग्लूटाथियोन ड्रिप काफी फेमस है. एस्थेटिक्स में ट्रीटमेंट्स काफी फेमस है कि मुझे ग्लूटाथियोन कॉकटेल ट्रीटमेंट दे दीजिए, मुझे ग्लूटाथियोन इंजेक्टेबल दे दीजिए. तो ग्लूटाथियोन एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो मेलानिन को खत्म करता है और आपकी स्किन टोन को फेयर बनाता है. तो ये बहुत बहुत ट्रेंडिंग है, लेना भी चाहिए. इट्स इज गुड फॉर स्किन. Is it possible to take this ingredient from the food? Is it possible? यस डेफिनेटली. और इवन तो मतलब अगर फ्रूट्स की बात करें तो उसमें भी ग्लूटाथियोन होता है, जैसे विटामिन सी में होता है. Okay. और विटामिन सी खाओगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन काफी ग्लो करती है. और सॉरी विटामिन सी की बात करें, ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज इज रियली गुड फॉर. नींबू इज गुड, लेमन इज रियली गुड, आपका अनार इज रियली गुड, पोमोग्रेनेट जिसे कहते हैं. तो दिस काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो है आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है. तो ये डेवलप करते हैं ग्लूटाथियोन. दूसरी बात मैंने ये भी सुना है कि जो विटामिन सी सीरम है बहुत प्रचलन में है, काफी लोग उसे यूज भी कर रहे हैं. आजकल जो 20+ एज के होते हैं या एंटर करते हैं, they have started to use vitamin C serum. तो what is the logic behind it? अगर कोई विटामिन सी यूज कर रहा था तो वो अभी इनफ स्मार्ट हो चुका है स्किन केयर. Okay. अगर विटामिन सी उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो मतलब उनकी स्किन की जो 50% प्रॉब्लम है तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी. वो विटामिन सी ग्लूटाथियोन की जैसे ही एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है. इसमें परसेंटेज आते हैं, जैसे 10% विटामिन सी, 20% विटामिन सी. अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आप 20% विटामिन सी यूज करिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन पे थोड़ी सी रेडनेस है या फिर आपकी रेडिश स्किन है या बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो आप 10% विटामिन सी यूज करिए. विटामिन सी 15 एज से अब लोग भी यूज कर सकते हैं, विच इज रियली गुड. आपके स्किन में से पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, टैनिंग रिमूव करती है और आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है बॉडी में. रियली मिरेकल रिजल्ट है विटामिन सी. So what is the best time? What is the best time for use vitamin C?
विटामिन सी हमेशा सर मॉर्निंग में यूज करना चाहिए, Okay. which is really high antioxidant. सीरम जो है, अगर विटामिन सी सीरम आप लगा रहे हो तो डेफिनेटली अप्लाई 1 to 2 टाइम। जैसे क्लिनजिंग करिए, डीप क्लिनजिंग के बाद में मॉर्निंग आप सब, फिर आप टोनर करते हैं, टोनर करने के बाद सीधा विटामिन सी अप्लाई करिए। विटामिन सी अप्लाई करने के बाद फिर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा के ही आप आगे, तो मॉर्निंग रूटीन में और विटामिन सी जरूरी है। एक और मिथ ये है कि जितने प्रोडक्ट आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं या विटामिन सी है या आई मीन अदर क्रीम्स है, जी। हम लोग अपने फेस में यूज करते हैं। हम्म, We don't think about our hands. So can we use those products on our hands also? Arms? डेफिनेटली सर, लोग का ये एक बहुत बड़ा मतलब गलती है, जैसे मैं बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ इवन तो नेक एरिया भी नहीं, हाँ, ईयर भी नहीं, सिर्फ अपने फेस पे फोकस करते। ईयर को नहीं क्लीन रखेंगे, नेक मैंने देखा है वो पूरा बर्न रहता है, बैक भी बर्न रहता है, हेड भी बर्न रहता है, लेग्स बर्न रहता है, वो सिर्फ अपने फेस पे फोकस करते हैं। इट इज वेरी 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 रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आपके फेस प्रेजेंटेशन दे रही है, तो बॉडी भी, अगर किसी को नॉलेज है, मुझे जैसा इंसान तो इस चीज के लिए भी वो आपको बोलेगा कि आपके हैंड काफी पिगमेंटेड है, आपके लेग काफी पिगमेंटेड है, तो होल बॉडी इज इम्पोर्टेंट। आपका कैंसर सिर्फ फेस से नहीं होता, आपके बॉडी से भी हो सकता है। right. तो ऑफकोर्स केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट क्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 चीजें भी अगर आप स्किन केयर में ऐड करते हो तो भी आप इसकी स्किन अच्छी रहती है। Okay. डेफिनेटली And yesterday actually मैं अपना Instagram पे मैं देख रहा था उसको, तो मैंने इसमें एक रील देखी है कि राइस वाटर आगे बहुत चल रहा है। बहुत राइस के बारे में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, बताइए। राइस वाटर का जो चलन है वो भी कोरिया से स्टार्ट हुआ। कोरियन ब्रांड, इतने सारे ब्रांड्स हैं, मतलब राइस वाटर द फेस शॉप है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो राइस वाटर इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनता है, कैसे यूज करते हैं? बेसिकली वो राइस का पानी होता है जिसको फॉर्मेट करके या राइस करके पूरा बनाया जाता है, तो वो वाटर निकाला जाता है, उसको एज अ सिरम कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको एज अ क्रीम कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको एज अ क्लिनजर कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके जो स्टार्च बोला जा रहा है कि वो आपके एंटी जो ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा है, आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा है और आपकी स्किन को ग्लोई बना रहा है। राइस वाटर को और ग्लो के लिए यूज करा जा रहा है कि इसके जो वाटर स्टार्च है वो आपकी स्किन को ग्लोई करे। Okay. सो विच इज रियली गुड। आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, राइस वाटर का सबसे अच्छा इस्तेमाल टोनर में होता है। Okay. टोनर बहुत अच्छा काम करता है राइस वाटर, तो रियली गुड। मतलब ये एक मतलब ट्रेंड है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है राइस वाटर, तो विच इज रियली अच्छा। ओके, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे यूथ को और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखते हैं पॉडकास्ट, कि इस प्रोफेशन के बारे में कितने मार्क्स दोगे, आई मीन कितने पॉइंट्स दोगे आप, ताकि वो भी इसको ग्रैब कर सके? बिकॉज आपके खुद के अपने कोर्सेज हैं, काफी लोग उससे बेनिफिट ले भी रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका अवेयरनेस है अबाउट योर कोर्सेज, अबाउट योर इंडस्ट्री आगे तक जाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इन दी एंड आप? सर अभी जिस मैं इंडस्ट्री में हो रहा हूँ उसमें बहुत स्कोप है, Okay. आने वाले यूथ के लिए तो इतना ज्यादा स्कोप है। अगर वो थोड़ा सा भी स्किल होते हैं तो इजिली 1 to 2 लाख मंथली कहीं नहीं, Great. बट उन्हें स्किल होना जरूरी है। आपको 1 से 2 साल तक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए कि डीप नॉलेज, अगर आप किसी के स्किन पे काम कर रहे हैं तो आपको डीप नॉलेज बहुत जरूरी है और बहुत पर्टिकुलर होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी किसी के फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन कलर, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही आपको करना है। तो ऑफकोर्स इसमें अपॉर्चुनिटी भरी हुई है, नॉट ओनली यूथ, अगर आप किसी और प्रोफेशन में भी है, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली 1.5 से 2 साल की मेहनत है आप प्रॉपर करके, और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इजिली तरीके से आप एक मतलब अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। बट नॉलेज और स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए। तो ये एक मतलब एक ऐसा सेक्टर है, अगर किसी का स्किन में और ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसको एस्थेटिक्स कोर्स जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि उनके जो करियर को बूस्ट आपका एस्थेटिक्स कोर्स ही देगा। मैम काफी अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो एंड इंडियन ऑडियंस में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी इंडस्ट्री में आए और एक अच्छा कैरियर बनाएं, तो बेसिकली मैं तोशी मैम की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसको एक बार गो थ्रू कीजिए अगर आप चाहते हैं अपना फ्रेंचाइज ओपन करना इन अदर कंट्रीज, बिकॉज अभी दे आर इन द मोड ऑफ स्केलिंग, वो स्केल भी करना चाहती हैं, और आपको भी एक अच्छा कैरियर अगर चाहते हैं आप लेने के लिए, अगर आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन भी करना चाहते हैं इनकी क्लासेस को, तो प्लीज कॉन्टैक्ट और द गिवन नंबर एंड विजिट द वेबसाइट ऑफ तोशी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच, थैंक यू।